हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज, हमारी जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से जो वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल एंड पंप ऑपरेटर की जो वैकेंसी निकली हुई है, इसके रिगार्डिंग हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास सीरीज चल रही है। इससे पहले हमने 13-14 क्लासेज कर ली थी, जिसमें हमने जो एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए थे। आज की क्लास को हम इसी से आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स क्लास को लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से सभी क्वेश्चंस को समझिएगा। और ये सभी क्वेश्चंस आपको पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। और साथ ही में सभी क्वेश्चंस की जो पहले क्लासेज हुई है उसकी आपको चैनल पे प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो आपने अगर पहले की क्लासेज नहीं देखी है तो उन सभी क्लासेज को आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन फिटर ट्रेड से रहेंगे। और जो वैकेंसी है इसमें हमारे सबसे पहले फिटर के, फिर मशीनिस्ट के, फिर इलेक्ट्रिशियन के, फिर वायरमैन के क्वेश्चन रहने वाले। पंप ऑपरेटर जो वैकेंसी है उनके लिए सिर्फ फिटर और मशीनिस्ट के क्वेश्चन ही आपको अटेंड करना है, बाकी आप क्लास को स्किप कर सकते हो। आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा जो डेप्थ वर्नियर कैलिपर होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका जो गहराई मापने के लिए डेप्थ वर्नियर कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके डेप्थ वर्नियर कैलिपर के बारे में बात करें तो आपका जो डेप्थ वर्नियर कैलिपर होता है वो होल, स्लॉट और रेसेस की डेप्थ मापने के लिए उपयुक्त है। किसकी डेप्थ मापने के लिए? होल हो गया, स्लॉट हो गया या रेसेस की डेप्थ मापने के लिए उपयोग होता है। इसकी एक्यूरेसी सामान्य स्केल से ज्यादा होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका आज की क्लास में, दो धातु प्लेटों को सुरक्षित रूप से रिवेटिंग करने का सही प्रक्रिया क्या है। जो दो धातु प्लेट होती है उसको सही तरीके से रिवेटिंग करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? तो ऑप्शन है प्लेट काट कर वेल्ड करना, ऐसी कोई इसकी प्रक्रिया नहीं है। एडहेसिव लगाकर क्लैंप करना, यह भी कोई प्रक्रिया नहीं है। होल करके रिवेट गर्म करके हैमर करना, यह भी नहीं है। इसका आंसर है होल को अलाइन करना, रिवेट डालना, जैसे होल को अलाइन करना पहले, फिर रिवेट डालना, फिर डोली और स्नेप से सेट करना, फिर जॉइंट इंस्पेक्ट करना, इसकी प्रक्रिया रहने वाली है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। तो आंसर डी, align holes in the plate, insert rivet, use dolly and snap to set and the inspect of rivet joint। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो रिवेटिंग की स्टैंडर्ड प्रोसेस में जो प्लेट्स होती है के होल्स अलाइन किए जाते हैं, रिवेट डाला जाता है, डोली और स्नैप टूल से रिवेट हेड बनाया जाता है और फिर जॉइंट की चेकिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका जो अलाउंस और जो टॉलरेंस होता है उसमें मुख्य अंतर क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन है, अलाउंस और टॉलरेंस में मुख्य अंतर क्या होता है। तो इसका आंसर दोनों समान है, ये नहीं है। बाकी इसका आंसर रहेगा आपका जो टॉलरेंस और जो अलाउंस होते हैं उनका इंटरनल जो इंटेंशियल है वो डिफरेंस है। अलाउंस से इंटेंशियल का डिफरेंस होता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। बाकी टॉलरेंस केवल शाफ्ट के लिए होता है, ये आंसर नहीं है। ओल्ड अलाउंस केवल होल के लिए होता है, ये आंसर नहीं है। अलाउंसेज होता है जो इंटेंशियल डिफरेंस है, ये इसका आंसर रहने वाला है। बाकी अलाउंसेज के बारे में बात करें तो ये इंटेंशनल फिट डिफरेंस होता है, जबकि टॉलरेंस परमिशिबल साइज वेरिएशन को दर्शाता है। अच्छा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा एमरी पेपर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो एमरी पेपर का उपयोग आपका सरफेस की पॉलिशिंग के लिए एमरी पेपर का प्रयोग किया जाता है। ड्रिलिंग के लिए तो ड्रिल मशीन प्रयोग की जाती है। फिलिंग का इसका आंसर नहीं है। पंचिंग ये भी नहीं है। इसका जो आंसर रहेगा सरफेस की पॉलिशिंग करने के लिए एमरी पेपर का प्रयोग किया जाता है। एमरी पेपर अब्रेसिव पार्टिकल से बना होता है और मेटल सरफेस को स्मूथ और पॉलिश करता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका जो स्ट्रेट एज का उपयोग किस लिए होता है। तो इसका आंसर रहेगा वो जो स्ट्रेट एज का उपयोग किस लिए होता है। यह आपका क्वेश्चन था। स्ट्रेट एज का जो उपयोग है वो फ्लैटनेस जांचने के लिए इसका प्रयोग होता है, ना कि डायमीटर मापने, होल ड्रिलिंग के लिए नहीं, एंगल कटिंग के लिए नहीं। इसका आंसर बी रहेगा। फ्लैटनेस जांचने के लिए
स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेट एज के बारे में बात करें तो स्ट्रेट एज किसी सरफेस की स्ट्रेटनेस और फ्लैटनेस चेक करने के लिए उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 341 जो कि है माइल्ड स्टील एमएस की फुल शीट की स्टैंडर्ड साइज क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुका है। डाटा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो माइल्ड स्टील एमएस की फुल स्ट्रेट की स्टैंडर्ड साइज क्या होती है, तो इसकी आंसर रहेगा 1219 mm इंटू 2438 mm, 1219 इंटू 2438 mm, ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। तो एमएस सीट का जो स्टैंडर्ड फुल साइज सामान्यतः 1219 mm से 2438 mm होता है, यानी फीट में बात करें 4 फीट से 8 फीट होता है, 4 फीट इंटू 8 फीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका ये फिटर ट्रेड से मशीनिस्ट ट्रेड के हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। जो एप्रोन एप्रोन होता है किस मशीन का भाग होता है, तो ये आपका लेथ मशीन का भाग होता है, ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। एप्रोन किस मशीन का भाग होता है, तो एप्रोन आपका लेथ मशीन का भाग होता है। एप्रोन के बारे में बात करते हैं, एप्रोन जो होता है वो कैरेज असेंबली का भाग है जो फीड मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। काउंटर बोरिंग का उद्देश्य क्या होता है, काउंटर बोरिंग का उद्देश्य होता है आपका होल छोटे करना नहीं, फ्लैट शीट बनाने के लिए काउंटर बोरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। काउंटर बोरिंग का उद्देश्य आपका जो फ्लैट शीट बनाना होता है उसके लिए काउंटर बोरिंग का उद्देश्य रहता है। काउंटर बोरिंग जो बॉडी बोल्ट हेड या नट के लिए सिलेंड्रिकल फ्लैट शीट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस स्लॉटर मशीन किस प्रिंसिपल पर कार्य करती है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो स्लॉटर मशीन है वो किस प्रिंसिपल पर कार्य करती है, तो ये आपकी रेसिप्रोकेटिंग मोशन लॉ पे ये कार्य करती है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। जो स्लॉटर मशीन होती है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन सिद्धांत पे कार्य करती है, ना कि रोटरी मोशन है, ओसिकुलेटिंग मोशन नहीं है, सर्कुलर मोशन है, आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन सिद्धांत पर यह स्लॉटर मशीन कार्य करती है। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। बाकी स्लॉटर मशीन वर्टिकल रेसिप्रोकेटिंग मोशन द्वारा कटिंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो हेडिकल गियर होता है कटिंग किस मशीन पर होती है। जो हेडिकल गियर होती है कटिंग किस मशीन पर होती है, ड्रिलिंग मशीन पे, शेपर मशीन पे, मिलिंग मशीन पे, या इसके अलावा जो आपका ग्राइंडर पे। तो इसका आंसर रहेगा आपका जो ऑप्शन सी मिलिंग मशीन पे हेलिकल गियर कटिंग मशीन पर होती है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। हेलिकल गियर्स के बारे में बात करते हैं, ये इंडेक्सिंग अटैचमेंट के साथ मिलिंग मशीन पे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका जो कुपोला फर्नेस होती है, कुपोला फर्नेस में मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान सामान्यतः तापमान कितना रखा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम के अंदर ये पहले भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कुपोला फर्नेस में मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान सामान्यतः कितना तापमान रखा जाता है, तो इसका आंसर रहेगा 1500 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, डायरेक्ट डाटाबेस क्वेश्चन है। जो कुपोला फर्नेस में मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान सामान्यतः तापमान कितना रखा जाता है, तो 1500 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। कुपोला फर्नेस का उपयोग कास्ट आयरन मेल्टिंग के लिए होता है। इसके लिए होता है, इसका प्रयोग कास्ट आयरन मेल्टिंग के लिए होता है, जिससे बहुत ही उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। सामान्य तापमान 1500 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। सीएनसी मशीन में इंटरपोलेशन का अर्थ क्या होता है, तो सीएनसी मशीन में इंटरपोलेशन का अर्थ होता है कंट्रोल टूल मूवमेंट, इसका आंसर रहेगा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। इंटरपोलेशन मतलब सीएनसी में टूल पाथ कंट्रोल करने की प्रक्रिया है जिससे एक्यूरेट शेप बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से किरचॉफ्स करंट लॉ किस पर आधारित होता है, तो किरचॉफ जो करंट लॉ होता है वो चार्ज कंजर्वेशन के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। बाकी रेजिस्टेंस लॉ नहीं है, इसका मैग्नेटिज्म नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं है, इसका चार्ज कंजर्वेशन के सिद्धांत पे किरचॉफ करंट लॉ आधारित होता है। किरचॉफ का करंट लॉ क्या बताता है, जो केसीएल का करंट लॉ होता है इसने दो नियम देते हैं, केसीएल का दिया था, केवीएल का दिया। तो किरचॉफ के दो नियम है, याद कर लीजिएगा, करंट किरचॉफ लॉ और करंट नहीं, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये दो नियम दिए थे इसने। ये करंट का लॉ क्या रहता है, जैसे किसी भी पाथ में जैसे धारा बह रही है
तो यहाँ मान लो यहाँ से धारा आ रही है, यहाँ से आपकी धारा जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ आ रही है। तो मतलब आने वाली और जाने वाली धारा यहाँ से जैसे 2 3 कितनी भी धारा है यहाँ से जा रही है, तो जो आने वाली धारा है और जाने वाली धारा है उसका बीजगणित योग कितना होता है, 0 होता है। तो ये लॉ दिया था केसीएल ने। तो आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो ये किरचॉफ के दो लॉ थे, केसीएल और केवीएल के, अच्छे से याद कर लीजिएगा। केसीएल करंट लॉ होता है, जंक्शन में आने वाले जाने वाले करंट का योग समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप कैपेसिटर की इकाई क्या है, तो कैपेसिटर की इकाई होती है आपकी, कैपेसिटर की इकाई होती है आपकी फेराड होती है। बाकी ओम प्रतिरोध की इकाई है फेराड वगैरह, कैपेसिटर की इकाई है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, कैपेसिटर की इकाई से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कैपेसिटेंस चार्ज स्टोर करने की क्षमता इसकी यूनिट फेराड में होती है। जैसे क्यू बराबर आपका सीवी होता है, सी बराबर क्यूवी, ये काफी ओरिएंटेड क्वेश्चन रहता है। जैसे सी बराबर ए बटा क्यू बराबर ए बटा 2 सीवी स्क्वायर, इसके फॉर्मूले होते हैं, आपको अच्छे से याद कर लेने सारे अच्छे खासे फॉर्मूले इसके कैपेसिटेंस के होते हैं। ट्रांसफार्मर किस सप्लाई पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर सदैव हमेशा एसी सप्लाई पर कार्य करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगर आप ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर दोगे, जैसे ये ट्रांसफार्मर है आपका, यहाँ पे आप मतलब प्राइमरी वाइंडिंग जोड़ोगे, यहाँ पे आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग रहेगी मान लो। तो जो ट्रांसफार्मर होता है, अगर आप इसमें डीसी सप्लाई दोगे, मतलब आप कहीं भी मतलब जिस साइड से सप्लाई दोगे वो प्राइमरी वाइंडिंग हो जाए, इसमें कोई फिक्स नहीं, जिस साइड से भी आप सप्लाई देते हो वो प्राइमरी वाइंडिंग हो जाती है। तो आपकी जैसे डीसी सप्लाई से कनेक्ट होगी तो प्राइमरी जो वाइंडिंग रहेगी वो जल जाएगी और वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए डीसी सप्लाई पे इस पे हम से इसे नहीं चलाते, क्योंकि जो डीसी सप्लाई होता है इसमें गुणनीय कार्य नहीं करता है, जिसके कारण वाइंडिंग जल जाती है। तो सिर्फ ट्रांसफार्मर को हम एसी सप्लाई पे कार्य करवाएंगे। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पर काम करता है, इसलिए इसे केवल एसी सप्लाई पर कार्य करते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक की गंभीरता किस पर निर्भर करती है, तो इलेक्ट्रिक शॉक की गंभीरता करंट की मात्रा पर निर्भर करती है। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। ह्यूमन बॉडी पर करंट अधिक करंट फ्लो अधिक खतरनाक शॉक पैदा कर, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा खतरनाक शॉक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, जो वेव वाइंडिंग होती है, वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ की संख्या कितनी होती है, तो वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ की संख्या हमेशा 2 होती है। वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। 2 वाइंडिंग होती है, एक वेव वाइंडिंग होती है आपकी, एक लेप वाइंडिंग होती है। याद कर लीजिएगा अच्छी है। लेप वाइंडिंग में पाथ की संख्या ए बराबर पी होती है, पोल की संख्या जो है उसके बराबर आपकी वाइंडिंग पाथ होते हैं। तो इसका आंसर वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ की संख्या आपकी 2 रहेगी, ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। बाकी वेव वाइंडिंग पैरेलल पाथ हमेशा 2 होते हैं, इसमें फिक्स 2 होते हैं, जबकि इसका उपयोग हाई वोल्टेज और लो करंट डीसी मशीन में किया जाता है। तो वेव वाइंडिंग का उपयोग हाई वोल्टेज लो करंट के लिए डीसी मशीन में किया जाता है, जबकि लेप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होते हैं। इसका उपयोग लो वोल्टेज और हाई करंट मशीन में होता है। 4-5 क्वेश्चन आपके बनने वाले यहाँ से। जो वेव वाइंडिंग होते हैं उसमें पैरेलल पाथ कितने होते हैं, 2 होते हैं। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए किया जाता है। लो करंट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बाकी जो आपकी लेप वाइंडिंग होती है, लेप वाइंडिंग का में पोल की संख्या ए बराबर पी होती है, पैरेलल पाथ के बराबर पोल्स होते हैं, और इसका उपयोग लो वोल्टेज के लिए और हाई करंट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जो ओसीबी होती है, ऑयल सर्किट ब्रेकर के मेंटेनेंस में ऑयल फिल्ट्रेशन क्यों आवश्यक होता है, तो नमी और संदूषक पदार्थ को हटाने के लिए ओसीबी सर्किट ब्रेकर में मेंटेनेंस ऑयल फिल्ट्रेशन आवश्यक होता है। तो ऑप्शन इसके आंसर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑयल फिल्ट्रेशन का मुख्य उद्देश्य ऑयल में मौजूद मॉइस्चर, कार्बन पार्टिकल्स और इम्प्योरिटीज को हटाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए सबसे अधिक कौन सी अंडरग्राउंड केबल उपयोग की जाती है, तो आपकी एक्सएलपी इंसुलेटेड केबल प्रयोग की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए सबसे अधिक कौन सी केबल प्रयोग की जाती है, तो एक्सएलपी इंसुलेटेड केबल प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन आपका
डी इसका आंसर रहेगा। बाकी ये रबड़ वगैरह ये कुछ नहीं है। XLP केबल हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में सबसे ज्यादा उपयोग होती है क्योंकि इसकी इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और हीट रेजिस्टेंस अच्छी होती है और इसकी लाइफ भी बहुत ज्यादा होती है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। बाकी जो पेपर इंसुलेटेड केबल होती है उसके बारे में बात करते हैं। पुरानी टेक्नोलॉजी है, अब इसका कम उपयोग किया जाता है। पीवीसी केबल लो वोल्टेज वायरिंग में अधिक उपयोग, जो लो वोल्टेज वायरिंग होती है इसमें पीवीसी केबल अधिक उपयोग की जाती है। रबर केबल फ्लेक्सिबल वायरिंग के लिए, ट्रांसमिशन लाइन के लिए उपयोगी नहीं है। अक्सर भी हाई वोल्टेज अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन के लिए बहुत उपयोग की जाती है। डबल पोल स्विच क्या नियंत्रित करता है, तो आपका फेज और न्यूट्रल दोनों को नियंत्रित करता है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो लैंप इन सीरीज का क्या प्रभाव होगा, तो लैंप इन सीरीज का प्रभाव आपका सभी लैंप जो होंगे में उसमें सभी लैंप में ब्राइटनेस बढ़ेगी। लैंप इन सीरीज का प्रभाव तो ब्राइटनेस कम होगी, ब्राइटनेस बढ़ेगी नहीं आपका। इसका आंसर ऑप्शन सी रहेगा। जो सभी लैंप इन सीरीज का प्रभाव ब्राइटनेस कम होगी, जब आप लैंप को सीरीज में जला लगा दोगे सभी लैंप को, तो इससे आपकी जो लैंप की रोशनी है वो कम हो जाएगी, तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। ब्राइटनेस बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी। सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज डिवाइड होता है जिसलिए लैंप की ब्राइटनेस कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। न्यूक्लियर रिएक्टर एक मजबूत प्रेशर वेसल्स होता है जिसमें फ्यूल रोड्स, मॉडरेटर और कंट्रोल रोड्स होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। न्यूक्लियर रोड रिएक्टर एक मजबूत प्रेशर लेवल वेसल्स होता है जिसमें फ्यूल रोड, मॉडरेटर और कंट्रोल रोड्स होते हैं। फ्यूल रोड्स फिजन मटेरियल से बनी होती है और स्लो न्यूट्रॉन और बॉम्बोरमेंट पे अधिक ऊर्जा पैदा करती है, तो ये दोनों कथन आपके सही रहने वाले हैं, तो ऑप्शन ए और आंसर रहेगा। ए और बी आपके दोनों कथन इसके सही है। बाकी इसके ऑप्शन अभी पूरे डल नहीं पाए, इसका आंसर जैसे ए और बी कथन दोनों सही रहने वाले हैं। जो एक कथन है न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल रोड, मॉडरेटर और कंट्रोल होते हैं, इस यूरेनियम फ्यूल रोड पर स्लो न्यूट्रॉन्स गिरने के न्यूक्लियर फिजन होता है। स्विच बोर्ड की हाइट सामान्यतः कितनी रखी जाती है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, काफी एग्जामिनेशन में आता है। डायरेक्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। 1.5 मीटर की जो परत से स्विच बोर्ड होता है उसकी हाइट 1.5 मीटर रखी जाती है। स्टैंडर्ड वाइज गेज में कंडक्टर का साइज किस पर निर्भर करता है, तो SWG नंबर पर कंडक्टर का साइज निर्भर करता है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। बाकी डेंजर बोर्ड क्यों लगाया जाता है, तो डेंजर बोर्ड आपकी सेफ्टी वार्निंग के लिए डेंजर बोर्ड लगाया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। तो गाइज आज की क्लास में हमारे इतने क्वेश्चन रहने वाले, हमने 360 क्वेश्चन तक कर लिए टोटल। जो सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। साथ ही में सभी क्लासेज की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पे, तो आपने पहले क्लासे नहीं देखी तो देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कर दिया करें, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा जिससे कि मेरे को और ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।